हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर की फाइलिंग जो नॉन ऑडिट केसेस थे वो अब ओवर हो चुकी है, उसकी ड्यू डेट ओवर हो चुकी है और अब सीजन आने वाला है टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट का सीजन शुरू होने वाला है, बल्कि मैं ये कहूँ कि शुरू हो चुका है। जो टैक्स प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने टैक्स ऑडिट की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्स ऑडिट होता क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं सीए शमशेल आरफीन इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, सिंपल, बहुत क्वेश्चन आता है सर ये टैक्स ऑडिट क्यों होता है। तो देखिए, एक तो होता है कंप्लायंस वेरिफिकेशन। ये इंश्योर करने के लिए कि जो टैक्स पेयर है उसने सारे के सारे प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे कोई भी एक्ट है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसने उसके सारे प्रोविजंस को अच्छे से कंप्लाई किया है या नहीं। ये एक होता है कंप्लायंस वेरिफिकेशन टैक्स ऑडिट में। दूसरा, टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन। ये डिडक्ट किया जाता है, ये देखा जाता है टैक्स ऑडिट में कि कोई टैक्स का इवेजन तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एसएससी जितना टैक्स पे करने के लिए लायबल था उतना टैक्स उसने नहीं पे किया है। तो जितना टैक्स पे करना चाहिए था उतना टैक्स प्रॉपर पे हुआ है या नहीं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स ऑडिट का। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू टू असेस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस। भाई, एक टैक्स पेयर जो टैक्स पे करता है, जो प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, वो कहां से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस ही सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से नहीं बनाया गया होगा तो प्रॉफिट भी सही नहीं होगा। प्रॉफिट सही नहीं होगा तो उसके ऊपर टैक्स भी सही नहीं लग पाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू भी इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक अकाउंटेंट किसी भी क्लाइंट का वो जब वो प्रिपेयर करता है तो फिर सीए उसको रिव्यू करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को। उसके अलावा इसका एक जो आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स पेयर को एजुकेट करना। उसको ये बताना कि उसके क्या-क्या टैक्स के ऑब्लिगेशंस हैं, उनको किन-किन रूल्स को फॉलो करना है, किन-किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो उनको एजुकेट करना और उनको गाइड करना कि कैसे वो फ्यूचर में उन सारे टैक्स लॉ के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक टैक्स पेयर के लिए एक अवेयरनेस का काम भी करता है कि जो गलतियाँ हो गई हैं, आगे चलकर वो उन गलतियों को रिपीट ना करे। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स ऑडिट का। अच्छा, इसका कवरेज क्या-क्या होते हैं? जैसा कि अभी हमने देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले तो उसमें एग्ज़ामिन किया जाता है बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको इसमें रिव्यू किया जाता है। टैक्स रिटर्न्स को, जो इनकम और जो एक्सपेंस क्लेम किए जा रहे हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जामिन कर लिया, उसमें जो एक्सपेंडिचर है उसको एग्जामिन कर लिया, उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक एक्सपेंडिचर के इनवॉइसेस को रिव्यू किया जाता है, सारी रिसिट्स को देखा जाता है और वो किसके अगेंस्ट में है वो देखा जाता है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं टैक्स पेयर के किसी भी पार्टी के साथ, उनको रिव्यू किया जाता है। और जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे जीएसटी का अगर रिटर्न है तो उसको इनवॉइस से मैच करना, आईटीसी क्लेम किया है तो आईटीसी की जो कंडीशंस होती हैं कि भाई रिसीव होना चाहिए, गुड्स सर्विस को रिसीव करना चाहिए, टैक्स का इनवॉइस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें टैक्स ऑडिट में कवर की जाती हैं। उनको सैंपलिंग बेसिस पर या 100% बेसिस पर उसको चेक किया जाता है। तो ये एक काम होता है टैक्स ऑडिट का। अच्छा, ऑडिट का जो है ना वो प्रोसीजर कैसे होता है? तो सबसे पहले देखिए, एक इनिशियल रिव्यू होता है। उसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया ऑफ स्क्रूटनी। पहले हम लोग एक ऊपर से प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनवॉइस, इसको देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री को चेक करते हैं और एक आइडिया बना लेते हैं कि भाई टैक्स ऑडिट कैसे स्टार्ट करना है, कितना डीप एनालिसिस करना है, कितना डिटेल में जाना है। तो एक इनिशियल रिव्यू हो जाता है, ऑडिट की प्लानिंग हो जाती है। फिर क्या होता है? डिस्कशन एंड वेरिफिकेशन होता है। जब हमें कहीं डाउट आता है या जब हम टैक्स ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मीटिंग होती है टैक्स पेयर के साथ। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमें टैक्स ऑडिट में मिला है, वो सब हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के साथ।
उसके बाद डिटेल एग्जामिनेशन होता है सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स वगैरह का, और एट लास्ट क्या होता है, रिव्यू, रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन। जो चीजें हमने टैक्स ऑडिट में पाई हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी इरेगुलरिटीज हैं, उनको हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख कर दे देते हैं, डिस्कशन करने के बाद कि भाई ये कमियां हैं, हमने ये जैसे सपोज डेटर्स है, डेटर्स का बैलेंस है 10 लाख। अब क्लाइंट हमें बता दिया कि ये 5 पार्टीज से पैसा आना है, बट उन 5 पार्टीज का ना नंबर अवेलेबल है, ना हम कंफर्म कर पाए हैं, तो हम उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कि भाई डेटर्स जो बैलेंस है ना वो हम कंफर्म नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे पास कोई डिटेल नहीं थी, ना क्लाइंट्स ने हमें दिया। तो जो कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट में हमें मिलता है, मतलब ऑडिट के ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस हमें जो कुछ भी मिलता है वो ऑडिट रिपोर्ट में उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस एंड प्रोसीजर टैक्स ऑडिट का। अच्छा सर, अब अगर हम आगे बात करें तो किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 CR क्रॉस कर जाता है, किसी भी बिजनेसमैन का 1 CR क्रॉस कर जाता है, और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD उसके लिए ऑप्ट नहीं करता है। फिर से सुनिए, टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर गया और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी कैश रिसीट और पेमेंट ये 5% तक है, तो फिर आपकी लिमिट हो जाती है 10 करोड़ तक, आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो लिमिट होती है प्रॉफिट दिखाने की, वो 8% या 6% होती है। इसके नीचे अगर आप दिखाओगे, दैट मीन्स अब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट बताऊं, तो 1 CR जैसे ही एक्सीड कर जाएगा और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। और अगर आपका पूरा बिजनेस चलता है ऑनलाइन बैंक के थ्रू, तो फिर आपकी लिमिट 10 करोड़ तक है। हालांकि जो कि हो नहीं पाता है, बट अगर है तो 10 करोड़ तक लिमिट है। अच्छा, प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है, अगर आप 6% 8% से ऊपर दिखा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44AD में फाइल करिए। 6% 8% से बिलो दिखाएंगे तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये हो गया बिजनेस के केस में। और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में 50 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा आपका टर्नओवर, आपकी ग्रॉस रिसिट, आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। हाँ, अगर आप यहां पर भी प्रिवेंटिव टैक्सेशन के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको नहीं करवाना है, लेकिन उस केस में आपको 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 50% से बिलो दिखाएंगे प्रॉफिट तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो नॉर्मल बिजनेस के केस में 1 CR, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में 50 लाख, ये लिमिट है टैक्स ऑडिट की, इसको याद रखिए। अब अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जा रहे हैं और प्रॉफिट जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की उससे ऊपर दिखाते हैं, टैक्स ऑडिट नहीं होगा। उससे बिलो दिखाएंगे फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर, आगे चलते हैं। अच्छा, कौन कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट? तो अभी इंडिया में टैक्स ऑडिट करने की पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, तो एक सीए ही टैक्स ऑडिट कर सकता है, और वहां पर भी लिमिट है। एक सीए जो मेंबर इन प्रैक्टिस है वो एक साल में 60 टैक्स ऑडिट ही कर सकता है, 60 के ऊपर टैक्स ऑडिट वो नहीं कर सकता। अच्छा सर, अच्छा उसके अलावा क्या रिकमेंडेशन होती है टैक्स ऑडिट की? तो देखिए, सबसे पहला होता है टैक्स एडजस्टमेंट, करेक्शंस टू द टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसकी वजह से अगर प्रॉफिट कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी भी ऊपर नीचे होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंप्लायंस इंप्रूवमेंट, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका क्लाइंट है भाई वो जीएसटी टाइम से नहीं फाइल कर रहा है, या जीएसटी का टर्नओवर कुछ और है, इनकम टैक्स का कुछ और है, या अकाउंट सही से नहीं प्रिपेयर है, कोई खर्चा है उसको बैलेंस शीट में दिखाना है, वो कैपिटल नेचर का है बट उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया है, कुछ भी है, तो ये रिकमेंडेशन आप देते हो अपने ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, तो ताकि आगे चल के जो क्लाइंट है वो इम्प्रूव कर सके, कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सके। उसी तरह assessment of potential penalties for non-compliance based on the nature and severity of findings। आपको जो डिस्क्रिपेंसी मिली, आपको जो कमियां मिली, उसके बेसिस पर क्या पेनाल्टी लग सकती है, ये भी आप बताओगे, अपने क्लाइंट को रिकमेंड करोगे कि भाई आपका जीएसटी का टर्नओवर कम है,
इनकम टैक्स का ज़्यादा है, अब आपको जीएसटी में हो सकता है पेनल्टी पे करनी पड़ जाए, या जीएसटी में आपकी सेल ज़्यादा है, इनकम टैक्स में कम आ रही है, हो सकता है आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाए, या आपने खर्चा जो है वो ज़्यादा क्लेम कर रखा है, या आपने जो है इनकम वो कम शो कर रखी है। तो इस तरह की जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसकी वजह से जो जो पेनाल्टी लग सकती है, ये सारी चीज़ें टैक्स ऑडिट के थ्रू पता चलती हैं क्लाइंट्स को भी और गवर्नमेंट को भी। तो टेक अवे क्या है? देखिए, टैक्स ऑडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे इंश्योर होता है कि टैक्स का कंप्लायंस हो रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एकदम फेयर एंड ट्रू व्यू दे रहा है, और रेवेन्यू का कलेक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है। उसी तरह टैक्स पेयर को इस चीज़ की नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है कि वो एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करे, रिटर्न को टाइम पे फाइल करे और ऑडिटर के साथ कॉर्पोरेट करे। ठीक है? उसी तरह अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट टैक्स लॉस एंड रेगुलेशन इज क्रूशियल फॉर अवॉइडिंग पेनाल्टीज एंड इंश्योरिंग कंप्लायंसेस। टैक्स पेयर अगर बचना चाहता है पेनाल्टीज से, तो ऑडिट जब होता है ना, तो उसको पता चलता है कि मैंने ये गलतियां कर रखी हैं, तो नियर फ्यूचर अब वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करता है। तो इससे उसको भी पेनाल्टी से बचने में हेल्प मिलती है, और जो कंप्लायंस होता है वो भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का फायदा, रेवेन्यू बढ़ता है, क्लाइंट का फायदा, पेनाल्टी बचती है। तो इसकी वजह से टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट। आई होप अब आपको एक प्रॉपर आइडिया हो गया होगा कि टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।